अब हम पढ़ा है केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री, नई बुक पढ़ रहे हैं हम। उधर टॉपिक कौन सा हमारा? फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हम ये जो प्रॉपर्टी पढ़ा ना इस पर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये किसकी पढ़ रहे हैं? लिक्विड की। किसकी पढ़ रहे हैं? लिक्विड की। देखो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था कहाँ पर? प्रॉपर्टीज ऑफ, पीछे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हम पढ़े। प्रॉपर्टीज लिक्विड में इवापोरेशन होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में वेपर प्रेशर हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, सब लिक्विड का हम पढ़ रहे हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है भाई? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूट स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर, वेपर जो क्रिएट हो रहा होगा, उस वेपर का प्रेशर अगर बराबर हो जाए उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट पर, जब वो फ्रीज हो गया हो, उससे उसका जो वेपर प्रेशर हो उसके बराबर हो जाए तो हम कहेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। जबकि लिक्विड है वो लिक्विड स्टेट में, तो उसका वेपर्स क्रिएट हो रहे होंगे, क्योंकि लिक्विड स्टेट में वेपर्स क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है। और अब उस लिक्विड का फ्रीज कर दो, जैसे पानी की मिसाल हम ले रहे हैं, आप फ्रीज कर दो, फ्रीज कर दिया, अब वो जैसे पानी था वो बन गया क्यूब, बर्फ़ की क्यूब बन गए, बर्फ़ का क्यूब बन गया। अब उसका जो वेपर से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्यूब की सूरत में वेपर जो क्रिएट हो रहा है, वो वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट में जिसका वेपर प्रेशर अगर इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। हैं क्या चीज़? क्यों? जब क्यूब बनेगा तो उसमें तो वेपर्स नहीं निकल लेंगे, वो पिघलेगा नहीं क्या? वो बर्फ़ का क्यूब रखा हुआ है, तुम बर्फ़ का क्यूब रख के चले जाओ, क्या वो उसमें वेपर से निकल लेंगे? वो पिघल नहीं रहा होगा, निकल रहा होगा ना वेपर, तो निकल भी रहा होगा, पिघल भी रहा होगा, वेपर भी निकल रहा होगा। तो अगर लिक्विड स्टेट में, ये हम पढ़े लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड स्टेट में जो वेपर्स निकल रहे होते हैं उस वो जितना वेपर्स का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और सॉलिड स्टेट में जो वेपर्स निकल रहे हैं दोनों प्रेशर का इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। नॉर्मल लिक्विड या उसमें नीचे कुछ हीट भी लगाएंगे? हीट का लगाएंगे नॉर्मल लिक्विड में, नॉर्मल लिक्विड हीट में लगाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट पे सिर्फ क्यूब की बात होती है। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट में जब क्यूब की बात है, फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड की बात हो रही है। लिक्विड जब फ्रीज हो जाए, यानी क्यूब की शक्ल है, क्यूब का मतलब क्यूब का मतलब फ्रीजिंग स्टेट में आ गया। जैसे बर्फ़ के क्यूब्स होता है ना, क्यूब वो फ्रीजिंग स्टेट में होता है ना, वो ये लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा, बोला एट इज टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। लिक्विड स्टेट में ओ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? इस टेम्परेचर पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, यानी वो लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं? अब देखो ये लिक्विड बताया हुआ उन्होंने, ये लिखा हुआ है बेंजीन, तमाम लिक्विड, बेंजीन है, बेंजीन मत पढ़ लेना इसको। बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है 5.19, ठीक है, 5.12। इथाइल अल्कोहल एक लिक्विड, उसका -11.4, ओ -114। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0.00। एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट 16.6। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट -38। सल्फ्यूरिक एसिड का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रोमीन का -7.2, ठीक है। तो मुख्तलिफ लिक्विड है जिनका फ्रीजिंग पॉइंट हमको दिया, किसी का माइनस में आ रहा है, किसी का प्लस में आ रहा है, ठीक है। जैसे बेंजीन का 5.12 पॉजिटिव में दिया हुआ है, 5 टेम्परेचर यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, यानी 5.12 हटा दो भाई, समझ लो आसानी से समझने के लिए। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन जो एक लिक्विड है, बेंजीन कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारे जो सेंट्स होते हैं ना, सेंट स्प्रे करते हैं ना सेंट, उसमें वो चलो बेंजीन होता है, बेंजीन लिक्विड होता है। वो ये लिक्विड इस्तेमाल करते हैं ना सेंट में, वो लिक्विड होता कौन सा? वो बेंजीन लिक्विड होता है, वो बेसिकली सेंट में इस्तेमाल हो रहा है, परफ्यूम और सेंट में जितने भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तभी आपने देखा होगा जब भी कोई स्टिक में स्प्रे टाइप की चीज़ होती है, उनको हमेशा कहा जाता है ज़्यादा ठंडी जगह पे ना रखें, क्योंकि वो फ्रीज हो जाएगा। वो स्प्रे वाली चीज़ें अगर ज़्यादा ठंडी जगह पर रखोगे तो क्या वो फ्रीज हो जाएगा, फिर आप स्प्रे नहीं कर सकोगे। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है। इथाइल अल्कोहल का -11.40 सेंटीग्रेड होता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट में कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, ठीक है ना, समझ में बात आ रही है? कैसे? अब बताओ, मॉलिक्यूल जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उनका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कम होगा? ड्यू टू दिस शो हाई फ्रीजिंग पॉइंट, जिन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे उनका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा, और इनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे फ्रीजिंग पॉइंट
कम होगा, क्योंकि वो जल्दी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। समझ आएगी बात। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, जिन मॉलिक्यूल के दरमियान फ्रीजिंग पॉइंट, जिन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जिन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। और टेम्परेचर में टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, जिसका टेम्परेचर जो है आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा ना, और टेम्परेचर कम करो तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का बढ़ाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अब आपने किसी लिक्विड को फ्रीज कर दिया, अब तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग कम होता जाएगा ना ये। और अगर टेम्परेचर कम कर दिया किसी लिक्विड तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। पानी का टेम्परेचर कम करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट तेज होता है, फ्रीज ज़्यादा तेज होना, फ्रीजिंग पॉइंट तेज कब होगा, जब टेम्परेचर कम करते जाओगे। अब टेम्परेचर तेज़ी से कम करते जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट तेज़ी से आ जाएगा। फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा देना शुरू कर दोगे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, खत्म होने शुरू हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ फ्यू लिक्विड आर गिवन बिलो आपको दिया हुआ, ठीक है। अब डिफ्यूजन में क्या बोल रहा है, द डिफ्यूजन इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल थ्रू आउट द वेसल्स, द लिक्विड्स डिफ्यूज लेस रैपिडली देन गैम। डिफ्यूजन से कहते हैं, देखो ये नजर आ रहा है, तीन वेसल्स दिए हुए हैं, तीन आपको ये कंटेनर दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखो क्या ब्लू डाला हुआ है उन्होंने, ब्लू से कुछ हमने वाटर भरा हुआ था इन तीनों कंटेनर में, उसमें आपने ब्लू लिक्विड इंक डाल दी, ब्लू इंक जो वो भी लिक्विड होती है, अब मैं डाल दी। तो ब्लू लिक्विड जो इंक है वो जब पानी में जाएगी तो आपने देखा शुरू में जैसे डाला यूँ होगा, थोड़ी देर बाद यूँ होगा, थोड़ी देर बाद यूँ होगा, और थोड़ी देर बाद पूरा पानी ही ब्लू हो जाएगा। यही होता है ना, ये यूँ होगा ना, यूँ या को मिलाना पड़ेगा तब जाके होगा, मिलाओगे तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं मिलाओगे थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक हो ही जाना उसको। इसको कहते हैं डिफ्यूज़ कर जाना। हम प्रॉपर्टी इस वक्त पढ़े लिक्विड की, एक लिक्विड इंक, ब्लू इंक वो भी लिक्विड है, और इस जार में, इस जग में जो वाटर है वो भी लिक्विड है। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज़ कर रहा है। अब कोई जब इस पूरे का कलर अगर ब्लू हो जाएगा तो कोई बता सकता है कि ये पहले पानी था या डायरेक्ट इंक थी, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता ना कोई, जब तक कि कोई पता कर पहले ये पानी था बाद में इंक डाली गई। तो आप इंक पानी और लिक्विड में फ़र्क होता है। I mean, पानी और इंक में फ़र्क होता है। पानी और इंक में क्या फ़र्क होता है? हाँ, इंक की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो कि इंक जो है जो कलर मिलाया है तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी कम होगी, जो कि वाटर कलरलेस होता है। बढ़िया फर्क होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, स्प्रेडिंग, एक लिक्विड के मॉलिक्यूल का दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल में फैल जाना, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। ये लिक्विड के डिफ्यूजन में आता है। लिक्विड डिफ्यूजन क्या होता है, द डिफ्यूजन इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल थ्रू आउट द वेसल। पूरे वेसल में लिक्विड के मॉलिक्यूल फैल गए, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। लिक्विड ये कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। ये लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में फैल रहा है, ठीक है ना। एक लिक्विड जैसे आपका दोस्त आपके दोस्त से फैलता है, दोस्त को देख के फैलता है ना, एक उसको देख के फैलता है, वो उसको देख के फैलता है, इस तरह लिक्विड में फैल रहा है। As the molecules of the liquid are in the crystal are bounded with a strong intermolecular binding force. The liquid molecules are in the continuum. The move from high concentration to low concentration and mixed up with the molecules of other liquid from homogeneous mixture. For example, if few drops of liquid are dropped in the water-filled flask, the molecules move around and after a while spread in the whole flask. The diffusion takes place in the serum. ठीक है, तो आप एक लिक्विड के मॉलिक्यूल का दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल में जाकर फैल जाना, ठीक है। अब आपने 2 ड्रॉप इंक डाली, तो जिस जगह ड्रॉप आपने इंक डाली पानी में, तो पानी उस ड्रॉप को वहीं पर रहना चाहिए था, खुली तौर पर तो वहीं रहना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, डिफ्यूज़ कर गया, क्योंकि हम कहेंगे लिक्विड में डिफ्यूजन होती है, ठीक है ना। आप देखो सॉलिड में क्या होता है, आपके पास एक आयरन का टुकड़ा इतना बड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक और आयरन का टुकड़ा छोटा पड़ा हुआ है। छोटा सा आयरन का टुकड़ा इसको एक जगह पर रखोगे, क्या वो डिफ्यूज़ करेगा? नहीं करेगा ना, वो जिस जगह रखा वहीं जगह पड़ा रहेगा, क्योंकि आप डिफ्यूजन इन सॉलिड की बात कर रहे हो, डिफ्यूज़ नहीं करेगा। आप दो आयरन के पीसेस हैं, 2 आयरन के टुकड़े, आप दोनों को आपस में मिला दो, अच्छी तरह टाइट कर दो, बहुत मजबूती से दोनों को आपस में मिलाकर टाइट कर दो, और इसको 10 साल के लिए छोड़ दो। 10 साल के बाद जब आओगे तो आपके डिफ्यूज़ करेगा, वो डिफ्यूज़ कर चुका होगा, बहुत माइन्यूट डिफ्यूज़ कर चुका होगा। थोड़ा सा इसके कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर घुस चुके होंगे, इससे कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर जो आप जस्ट हो चुके होंगे। अब जब निकालोगे तो आपके पास इतना मोटा टुकड़ा, दोनों इतने मोटे टुकड़े थे ना, दोनों को आपने जोड़ा था,
अब आपने 10 साल बाद जब खोला तो ये इतना मोटा नहीं, पतला हो चुका, ये भी पतला हो चुका। तो ये कहलाएगा डिफ्यूजन इज सॉलिड। लेकिन कितना 10 साल का अरसा अंदाज, बहुत अरसे बाद जाके सॉलिड में डिफ्यूजन होती है। लिक्विड में तो डाला थोड़ी देर बाद डिफ्यूजन हो जाएगी। तो गैसों में तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसमें होती है? गैस में उससे कम, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में। ठीक है, ये डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में कौन सी चीज़ें अंदाज होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। लिक्विड्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज देन द सॉलिड ड्यू टू दिस डिफ्यूजन फास्टर देन द। तो डिफ्यूजन जो है, अब डिफ्यूजन जो है देखो क्या बता रहा है, क्योंकि लिक्विड में हम लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़े इस वक्त, लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज सॉलिड के मुकाबले में कम होती है। ठीक है, कम होती है। तो ड्यू टू डिफ्यूजन तेज होगा या स्लो होगा? लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले में तेज होगा। ठीक है, पहला फैक्टर, यानी लिक्विड में डिफ्यूजन सॉलिड के मुकाबले में तेज होगा। दूसरा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन डिपेंड ऑन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिफ्यूज रैपिडली देन बिगर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन इज स्लो इन विंटर इन वाटर देन अल्कोहल। अब बोला है मॉलिक्यूल की साइज पर डिपेंड कर रहा है। अब जैसे इतने सारे लिक्विड दिखाए थे ना, अल्कोहल भी एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, बेंजीन भी एक लिक्विड है, इतने सारे लिक्विड हमने देखे थे पिछले टेबल में। तो जिस लिक्विड का मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा वो डिफ्यूज तेजी से करेगा, और जिस लिक्विड का मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उसका डिफ्यूजन स्लो होगा। तो हम कहते हैं वाटर जो है वो तेजी से डिफ्यूज होगा बनिस्बत अल्कोहल के। डिफ्यूजन इज स्लो इन वाटर देन अल्कोहल। अच्छा, वाटर में स्लो होगा अल्कोहल के मुकाबले, यानी अल्कोहल के मॉलिक्यूल पानी से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। डिफ्यूजन इन वाटर, डिफ्यूजन इज स्लो इन वाटर। पानी में डिफ्यूजन स्लो होगा बनिस्बत अल्कोहल में। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में छोटे होते हैं, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल तेजी से डिफ्यूज कर जाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल स्लो से डिफ्यूज करेंगे। तो मॉलिक्यूल के साइज पर भी डिपेंड करता है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स विद इरेगुलर शेप डिफ्यूज स्लोली while regular shaped molecules diffuse faster because they can easily slip over and move faster। अब मॉलिक्यूल की शेप पर डिपेंड कर रहा है। अब ये बता रहे हैं कि बाज़ मॉलिक्यूल, अब आप छोटी क्लास में चूँकि आपको तो आपको नहीं पता कि मॉलिक्यूल की शेप क्या डिफरेंट कैसे हो सकती है। भाई लिक्विड तो लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल हमको पता है, कोई वाटर के मॉलिक्यूल की शेप कुछ और होगी, जो भी बहुत सारे मॉलिक्यूल की शेप्स होंगी। और आपने अल्कोहल ले लिया, या आपने पेट्रोल ले लिया, या आपने ऑयल ले लिया, उनके शेप। तो ऑयल लिक्विड के अंदर भी डिपेंड करता है, हर लिक्विड मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड, हर लिक्विड के मॉलिक्यूल की शेप अलग होती है। ठीक है, तो बोला शेप मॉलिक्यूल इरेगुलर शेप डिफ्यूज स्लोली। जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल का इरेगुलर शेप होता है वो स्लो डिफ्यूज़ करते हैं, और जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर होता है वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करते हैं। अब जब बड़ी क्लास में जाओगे फिर आपको पता चलेगा कि लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल के शेप भी डिफरेंट होता है। अभी तो ये समझ में आता है ना कि शेप कैसे डिफरेंट हो सकता है। मॉलिक्यूल तो लिक्विड है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, लिक्विड तो लिक्विड है, तो मॉलिक्यूल भी सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूल की शेप भी डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरी चीज़। चौथा, टेम्परेचर डिफ्यूजन। टेम्परेचर डिफ्यूजन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर because or at high temperature intermolecular forces become weak due to high kinetic energy of the man। टेम्परेचर बढ़ा तो डिफ्यूजन तेज होगा स्लो होगा? आपने पानी आपने गिलास पानी लिया हुआ टब में, उसमें 2 इंच डाल दी है, अब नीचे वो पानी को आपने खौलाने के लिए गर्म कर दिया। दूसरा टब है उसमें पानी भरा हुआ, उसमें 2 इंच डाली हुई है, किसमें तेजी से डिफ्यूजन होगा? जिसमें हीट पड़ रही ना वो तेज़ी से बॉयल होना शुरू होगा, वो चीज़ मिक्स होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब एनर्जी मिलेगी पानी के मॉलिक्यूल खुद ब खुद घूमना शुरू हो जाएंगे, और जो आपने 2 ड्रॉप डाले वो भी आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, तेज़ी से डिफ्यूजन हो जाएगा। सारा इनके दो या 3 ड्रॉप तेज़ी से मिक्स होकर पूरे पानी को ब्लू कर देंगे। और जिस ठंडे पानी में वो पानी जब तक आप हिलाओ नहीं या थोड़ी टाइम ना दो, एक टाइम दो कि 15 मिनट भी, उसके बाद जाके आस्ते तक डिफ्यूज करेंगे। तो टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर कम हो डिफ्यूजन रेट स्लो होगा। ठीक है, तो लोग आ जाओ तुम्हारे कंप्यूटर वाले।